चर्चा की थी, किसकी बात हुई थी? वर्ण व्यवस्था की। नमस्कार, गुड इवनिंग स्नेहा। और बेटा देखो, कुछ टॉपिक को शुरू करने से पहले ही यहाँ पर कुछ बातें लिखी गई है। और ये बातें क्या कही गई कि दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार, विकार का मतलब परिवर्तन होता है, जो परिवर्तन होता है वही क्या कहलाता है? वह संधि कहलाता है। और संधि में पहले शब्द के अंतिम वर्ण, ये लाइन याद रखना, पहले शब्द के अंतिम वर्ण व दूसरे शब्द के आदि वर्ण जहां प्रारंभ हो रहा है का मेल होता है। जैसे यदि मैं कोई भी शब्द लिखूं, कोई भी शब्द यहाँ पर मैं यहाँ पे डालूं, जैसे मैंने डाला यहाँ पर एक, अच्छा पहला एग्जाम्पल देवालय ही है, तो यहाँ पर प्रथम वर्ण क्या आया? देव और आलय। यहाँ पर देखा क्या जाए तो हम आपको वर्ण व्यवस्था में ही बता चुके हैं कि प्रत्येक व्यंजन का अंत स्वर में होता है, प्रत्येक व्यंजन में स्वर शामिल होता है। अतः और आप जानते हो, इसी के आधार पर आप परिभाषा और दूसरी चीजें देखोगे कि स्वर से स्वर के मिलने के बाद जो विकार उत्पन्न होता है स्वरों का, वह स्वर संधि कहलाता है। तो यदि मैंने देव धन आलय यहाँ पर लिखा गया, तो देव धन आलय का जब आप वर्ण विच्छेद करोगे तो दे और ये पूरी की पूरी वर्ण विच्छेद क्या होगी? द धन, ए धन, व धन, अ, और इनमें हलंत होगा धन अ धन आलय। और यहाँ पर जो वर्ण विकार हुआ वो अधन आ का हुआ। अतः दोनों पदों के मिलने के बाद ये जो व्यंजन आएगा इसमें आ की मात्रा हो जाएगी, क्योंकि वो नियम बताएगा अधन अ या अधन आ के मिलने से आ का निर्माण होता है और वो देवालय हो जाएगा। उसी आधार पर जब तुमने जगन्नाथ देखा तो जगन्नाथ में त में हलंत है और हलंत युक्त व्यंजन हमेशा स्वर विहीन होता है, उसमें स्वर शामिल नहीं होता। अतः जगतनाथ में ये जो जगत है त है, इसमें स्वर शामिल नहीं है, यह विशुद्ध व्यंजन है क्योंकि इसमें हलंत है बेटा, और ये बिल्कुल विशुद्ध व्यंजन है। और यहाँ व्यंजन और व्यंजन के मिलने से जो विकार पैदा हुआ वो अर्ध न का हुआ, वो पूर्ण न का नहीं हुआ। और जो अर्ध व्यंजन होता है मैं पहले ही बता चुका हूं, वह भी स्वर विहीन होता है, वह बिल्कुल शुद्ध व्यंजन होता है। अतः एक व्यंजन और व्यंजन के मिलने से जो व्यंजन का विकार हुआ वह यह उदाहरण व्यंजन संधि का होगा। और जब हमने एक स्वर में विसर्ग जोड़ा, मनः धन योग, और यहाँ पर स्वर, यहाँ पर मनः में न में स्वर है अ है और प्लस विसर्ग आया प्लस व्यंजन आया य, तो इनके योग से जो संधि बनी वो विसर्ग संधि कहलाई। और विसर्ग संधि के विषय में मैं बहुत डिटेलिंग करूंगा, इसके बाद डिटेलिंग करूंगा। ये मैंने बताया और आपने समझा भी कि किसी भी संधि के अंदर प्रथम शब्द के अंत और द्वितीय शब्द के प्रारंभ के वर्ण में उत्पन्न मेल से उत्पन्न विकार ही संधि होता है। ये इसकी डिटेलिंग कही गई। अब दूसरा क्या गया कि संधि के नियमों द्वारा मिले वर्णों को फिर मूल अवस्था में ले आने को संधि विच्छेद कहते हैं। ये तो संधि हुई, और संधि विच्छेद क्या हुई कि आप मूला अवस्था में लेके आए, यानी अब ये उल्टा चल रहा है, यानी यहाँ आ धन अ बराबर आ यहाँ पर निर्माण हुआ और ये शब्द बना परीक्षार्थी। परीक्षा धन अर्थी के योग से बनना शब्द का परीक्षार्थी, ये संधि विच्छेद कहलाया। और वागीश की संधि वाकधन इस, और इन दोनों को मिलने से ये जो हुआ वागीश, ये तो संधि कहलाई मगर ये संधि विच्छेद कहलाया। और अंतःकरण में दो पदों का निर्माण, दो शब्दों का निर्माण, ये संधि विच्छेद कहलाया और अंतःकरण संधि कहलाई, यानी मेल संधि है। इसी आधार पर जो संधि का शाब्दिक अर्थ होता है वह मेल होता है। याद रखना कि संधि का शाब्दिक अर्थ मेल है। ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम संधि की चूंकि परिभाषा, संधि के विषय में कुछ बातें हुई कि संधि दो या दो से अधिक वर्णों के मिलने से जो उत्पन्न विकार है वो संधि है, जिसमें प्रथम पद के अंत में प्रयुक्त वर्ण में विद्यमान स्वर या व्यंजन तथा द्वितीय पद के प्रारंभ में प्रयुक्त व्यंजन या स्वर में जब मेल होता है तो एक विकार पैदा होता है, एक परिवर्तन पैदा होता है, और वो परिवर्तन ही संधि कहलाती है। उस आधार पर संधि के जब भेद होते हैं तो वह तीन स्वरूपों में आते हैं। संधि के जब भेदों की बात होती है तो वो तीन स्वरूपों में आते हैं।
संधि के जब भेदों की बात होती है, सॉरी जरा वो स्लाइड हट गया, मैं फिर से लेके आ रहा हूं स्लाइड को। जब संधि के भेद की बात होती है तो वह 3 स्वरूपों में होता है। और संधि के भेद जो पहला होता है, देखो यहां पर लिखा कि संधि के पहले वर्ण के आधार पर संधि के 3 भेद किए जाते हैं। और वो कौन कौन है? पहला स्वर संधि, पहला है स्वर संधि। और स्वर संधि में होता क्या है? स्वर संधि क्या है? ये पहला स्वर संधि है, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। कहता क्या कि संधि का पहला वर्ण यदि स्वर वर्ण हो तथा हो तो स्वर संधि होगा। जैसे नवधन आगत, यहां पर व में अ है, अतः ये शब्द जो बनेगा वह नवागत बनेगा। और संधि का पहला वर्ण यदि व और अ स्वर वाला ही, ये समझाया गया। संधि का पहला वर्ण यदि व्यंजन वर्ण हो तो व्यंजन संधि। जैसे वागीश और व्यंजन को स्थापित करने के लिए आपको वर्ण में हलंत देना पड़ेगा। यदि आप हलंत नहीं देते हो तो वह क्या हो जाएगा? स्वरयुक्त व्यंजन होगा। अतः यही कारण है कि सामान्यतः व्यंजन संधि के प्रथम पद के अंत में हलंत का प्रयोग होता है और स्वर संधि के प्रथम पद के अंत में कभी भी हलंत का प्रयोग नहीं होना चाहिए, वरना वहां से स्वर हट जाएगा। हलंत युक्त व्यंजन में स्वर विद्यमान नहीं होता, जबकि स्वर संधि में स्वर से स्वर का मिलन होता है और व्यंजन संधि में व्यंजन से व्यंजन का मिलन होता है। तो या व्यंजन से स्वर का मिलन होता है। तो ये ध्यान रखना कि व्यंजन संधि का प्रथम पद हलंत युक्त होना चाहिए। अतः वागीश संधि का पहला वर्ण क में हलंत है, व्यंजन वर्ण है, इसमें स्वर नहीं है। एवं संधि का पहला वर्ण यदि विसर्ग युक्त हो तो विसर्ग संधि कहलाता है। और विसर्ग संधि जैसे मनहरत, ये पहला वर्ण का पहला पद का अंत किसमें हुआ? विसर्ग में। अतः यह मनोरथ किसका उदाहरण होगा? विसर्ग संधि का होगा। संधि का पहला वर्ण न है, विसर्ग युक्त है, अतः यह विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो 2-3 बातें आपको समझ में आ गई कि स्वर संधि में पहला पद का अंत कभी भी हलंत में न हो। अगर हलंत में कर देंगे तो वह व्यंजन संधि में चला जाएगा, क्योंकि हलंत के प्रयोग करने पर व्यंजन से स्वर हट जाएगा और स्वर विहीन हो जाएगा। जबकि स्वर संधि के दोनों ही पद, प्रथम पद स्वर से अंत और द्वितीय पद स्वर से प्रारंभ होना चाहिए। अतः ये खास बात ध्यान रखना कि कभी भी व्यंजन स्वर संधि का पहला पद हलंत युक्त न हो। व्यंजन संधि का पहले पद का अंत सामान्यतः हलंत युक्त होगा, क्योंकि वहां व्यंजन से स्वर या व्यंजन से व्यंजन मिलता है। और शुद्ध व्यंजन में जिसे अच कहा गया संस्कृत में, जिसका अंत हल में होता है, जो हलंत कहलाता है, जो अर्ध व्यंजन कहलाता है, उसमें स्वर शामिल नहीं होता। यही कारण है कि व्यंजन संधि में सामान्यतः हलंत का यूज होता है। जबकि विसर्ग संधि में जब 2 या 2 से अधिक वर्णों के मिलने से उत्पन्न विकार में अशुद्धि विद्यमान हो तो उस अशुद्धि को दूर करने के लिए प्रथम पद के अंत में विसर्ग का प्रयोग किया जाता है। और वही विसर्ग प्रथम पद का अंत में आकर विसर्ग संधि की पहचान बन जाता है। अतः ध्यान रहे कि विसर्ग संधि के प्रथम पद का अंत सदैव विसर्ग में होना चाहिए, जिसका पहचान 2 शून्य में दिया जाता है, एक नीचे और एक ऊपर में डिनोट किया जाता है। ये बातें याद रखना, ये विसर्ग की बातें हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूं और आ गया मैं स्वर संधि पे, और स्वर संधि की अब डिटेलिंग होगी। स्वर संधि का पूरा एक्सप्लेनेशन होगा। कहता क्या है कि पहली संधि जो है वो स्वर संधि है। और स्वर संधि कहती क्या है कि स्वर संधि क्या कहती है कि स्वर के बाद स्वर अर्थात 2 स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं, या वह स्वर संधि कहलाता है। 2 स्वरों के मिलने से, 2 स्वर आपस में मिलना चाहिए तब जाकर के, यानी बार बार मैं ये बात बोल रहा हूं कि स्वर संधि के प्रथम पद का अंत कभी भी हलंत में नहीं होना चाहिए। यही कारण है कि सूर्य धन अस्त बराबर सूर्यास्त और महाधन आत्मा बराबर महात्मा होगा। और जब आप सूर्यास्त देख रहे हो तो सूर्य का जब वर्ण विच्छेद करोगे तो सूर्य का वर्ण विच्छेद सधन उ धन य धन र धन अ होगा। और इधर क्या है? अस्त है, अस्त, तो यहाँ पर अ और अ मिलेगा और अ और अ के मिलने से
आ का विकार पैदा होगा और वो सूर्यास्त बन जाएगा। वैसे ही महात्मा में हा में आ की मात्रा है और ये आ मिलकर आ का निर्माण करेंगे और शब्द महात्मा बनेगा। यानी स्वर संधि में हर हालत में दो स्वरों का मिलन होना चाहिए। अब हम आगे बात करें कि स्वर संधि के निम्नलिखित 5 भेद हैं। स्वर संधि के 5 भेद कौन कौन है? वो है, आप जानते भी होंगे, दीर्घ, गुण, वृद्ध, यण और आयादी। दीर्घ, गुण, वृद्ध, यण और आयादी, ये 5 भेद हैं। किसके? स्वर संधि के भेद हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्ध संधि, यण संधि और आयादी संधि, ये स्वर संधि के हमारे 5 भेद हैं, जिनको आप दिमाग में सेटिंग बना के चलोगे। दीर्घ, गुण, वृद्ध, यण और आयादी। अब यहाँ एक नोट दिया गया कि यदि आ ई उ को दीर्घ, ए अ और ए और ए को, ए और ओ को गुण, आय और औ को वृद्ध, यर ल व को यण एवं अय और आय औ और आव को आयादी संधि कहते हैं। इसका ट्रिक भी है, दिमाग में रखना कि चूंकि आप जानते हो, मैं वर्ण व्यवस्था में चर्चा कर चुका हूं कि जब भी दीर्घ संधि होगी तो उसमें दीर्घ वर्णों का निर्माण होगा। यानी दीर्घ संधि में आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ का निर्माण होगा, वो दीर्घ संधि होगी। गुण संधि जब होगा तो उसमें ए और ओ का निर्माण होगा। जब वृद्ध संधि होगी तो ए और औ का निर्माण होगा। जब यण संधि होगी तो यण संधि में निर्माण य और व का होगा। जब हमारी य और व का होगा और जब हमारी आयादी संधि होगी तो उसमें अय, आय, आय, अव और आव बनेंगे, ये विकार बनेंगे। इसको याद रख लेना, इसको याद रखना। और इसमें पहचान चिन्ह क्या है वो भी मैं बता दूंगा। यानी दीर्घ संधि में इन वर्णों का निर्माण होगा, दीर्घ वर्णों का निर्माण होगा जो मूल दीर्घ हमारे हैं। और गुण संधि में ए और ओ का निर्माण होगा, वृद्ध संधि में अय और औ का निर्माण होगा, जबकि हमारे यण संधि में य व बनेंगे और आयादी संधि में अय, आय, औ और आव का निर्माण होगा। और ये निर्माण कैसे होगा मैं वर्ण विकार में अभी इसका डिस्कशन करूंगा। अब आपके सामने दीर्घ संधि ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ को के पश्चात क्रमशः यहाँ पर एक रूल दिया गया है और आपको दिमाग में रखना है कि यदि दीर्घ संधि क्या है कि ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ के पश्चात क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ स्वर आए तो दोनों को मिलाकर आ ई उ का निर्माण होता है। आप सीधा साधा जानो कि दीर्घ माने आकार में बड़ा होता है, आकार में बड़ा। और कोई भी चीज आकार में बड़ी तब होगी जब दो समान चीजों को आपस में जोड़ा जाएगा, जब दो समान पदों को आपस में जोड़ा जाएगा। इसीलिए दीर्घ संधि के अंदर क्या आता है, दो समान वर्ण आते हैं। और यहाँ पर जो आप वर्ण विकार देख रहे हो, अधन अ के मिलने से आ का बनना, अ का उच्चारण स्थान भी कंठ है, अ का उच्चारण स्थान भी कंठ है, और जो इनसे ध्वनि विकार में परिवर्तित होकर बनी उसका उच्चारण स्थान भी कंठ है। अतः दीर्घ संधि के अंदर हमेशा और हमेशा दो समान स्वर मिलने चाहिए। ठीक है, ये दिमाग में बात में सेटिंग रहनी चाहिए। ठीक है, और देखो जी, आप जो ये फॉर्मूला आया हमारे पास, हमने अगर यदि मैं लिख दूं यहां पर अगर मैं 11 स्वर को लिखूं, मैं 11 स्वर को लिखूं, एक मिनट पीछे, हाँ, यदि मैं 11 स्वर को लिखूं तो हमारे पास जो 11 स्वर आए, देखो मैं यहां पर लिख रहा हूं, वो हमारे स्वर 11 स्वर क्या होंगे, अ होगा, आ होगा, अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ और औ। और इसमें जो दो समान स्वर हैं वो समान स्वर क्या है, और आ का उच्चारण स्थान कंठ है, ई का उच्चारण स्थान तालव्य है,
ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। तो दीर्घ संधि समान स्वरों का मिलन है। समान स्वरों का मेल जो है वो क्या है, दीर्घ संधि है। ये याद रखना कि दीर्घ संधि में हमेशा समान स्वरों का मेल होता है। यही कारण है कि अ से अ जोड़ो या अ से आ जोड़ो, या आगे की स्लाइड में देखोगे अ से आ जोड़ू या आ से आ जोड़ू तो हमेशा आ का ही निर्माण होगा। तो अ इसमें ह्रस्व वर्ण है और आ दीर्घ वर्ण है। यही कारण है कि उत्तर में जब आप संधि करेंगे तो धर्म में अ है और ये अ और अ मिलके आ का निर्माण करेंगे और संधि होगी धर्म धन अर्थ बराबर धर्मार्थ। अब स्वधन अर्थी, यहाँ अ है यहाँ अ है और दोनों को जोड़ा तो शब्द बना स्वार्थी। यदि देवार्चन कहा तो यहाँ अ है यहाँ अ है और शब्द बना आ देवार्चन। वीरांगना, यहाँ पर अ है, वीर में अ है, र का अंत अ से हो रहा है और यहाँ पर अ है, अ और अ मिलके आ बना वीरांगना बना। यदि मैं मतानुसार कहूं तो यहाँ मत में त में आ है और ये आ है, अ और अ मिलके आ बने और ये मतानुसार बना। वैसे ही यदि मैं नियम को पलटूं और अ और आ को साथ में लेके आऊं तो देव अ और आलय बना, नवधन आगत और आ बना नवागत, सत्यधन आग्रह अ और आ बना और देवधन आगमन देवागमन, यहाँ संधि बनेगा और यहाँ पर आ बनेगा। और ये जो उदाहरण था वो अ धन आ से मिलकर आ बनने पर बना था और ऊपर वाला अ और अ के मिलने से आ बना था। ये मैंने उदाहरणों के साथ आपको व्याख्या की। आगे उदाहरण की बात करते हैं और आगे देखते हैं कि और उदाहरण, बहुत सारे उदाहरण आपकी स्क्रीन पर हैं। अब यहाँ पर अगला फॉर्मूला समान स्वरों का आया, आ धन अ के मिलने से आ ही बनता है। इस बात का प्रमाण क्या है कि परीक्षा धन अर्थी, आ में परीक्षा में आ है और इसमें अ जोड़ने से आ बना परीक्षार्थी। सीमा धन अंत, आ धन अ सीमांत बना और दिशा में आ और अंतर अ दिशांतर बना और रेखा में आ और अ रेखांश बना। यानी आ और अ के मिलने से आ का ही निर्माण होता है, समान स्वरों के मिलने से दीर्घ वर्ण का निर्माण होता है। वैसे ही आ और आ के मिलने से भी आ का निर्माण होता है। और यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए, महाधन आत्मा महात्मा होता है, विद्याधन आलय विद्यालय होता है, वार्ता धन आलय वार्ता धन आलाप वार्तालाप और वार्ता धन आलय वार्तालय, महाधन आनंद महानंद। यानी दो समान स्वर अ और अ या आ और आ या अ और आ के मिलने से आ का ही निर्माण होता है। विभिन्न उदाहरणों के द्वारा ये बात मैंने प्रमाणित किया। अब मैं अगले रूप की बात करता हूं जो दीर्घ संधि का अगला रूप है। ई और ई के मिलने से दीर्घ ई का निर्माण होगा और बार बार कह रहा हूं दो समान स्वरों के मिलने से एक दीर्घ स्वर का निर्माण किया जाता है। अब ई और ई के मिलने से दीर्घ ई का निर्माण होता है। उदाहरण आपके सामने है, अति धन ईव अतीव। ध्यान रखना ये वर्तनी में भी बहुत काम आएगा क्योंकि वहां पर आपको एक प्रॉब्लम होती है ह्रस्व ई और दीर्घ ई का। जब दो ई आपस में मिलेंगी और उनसे जो वर्ण का निर्माण होगा वो हमेशा दीर्घ में ही निर्माण होगा, ये याद रखना। तो अति धन ईव अतीव बना, कवि धन इंद्र कविंद्र बना। ई और ई के मिलने से दीर्घ ई का निर्माण हुआ। और मुनि धन इंद्र हर्षई और हर्षई के मिलने से दीर्घ ई मुनिंद्र का निर्माण हुआ। और कपि धन इंद्र के मिलने से कपिंद्र बना। प में छोटी हरस्वई की मात्रा, यहाँ हरस्वई यहाँ दीर्घई बना कपिंद्र। और रवि में हरस्वई की मात्रा और इंद्र में हरस्वई की मात्रा रविंद्र बना। अतः ध्यान रखना अतीव कविंद्र मुनिंद्र कपिंद्र और रविंद्र में दीर्घई की मात्रा होगी, ये वर्तनी में भी काम आएगा। यानी ई के मिलने से हमेशा दीर्घ ई का निर्माण होगा और ये काम आपको वर्तनी में भी आएगा, वर्तनी शुद्धिकरण में भी आएगा। अगले सेगमेंट की बात करते हैं और अगले सेगमेंट में भी यही बातें हैं, समान स्वरों की ही बातें होंगी दीर्घ संधि में कि छोटी ह्रस्व ई और दीर्घ ई के मिलने से भी दीर्घ ई का निर्माण होता है, दीर्घ ई और ह्रस्व ई के मिलने से भी दीर्घ ई का निर्माण होगा और दीर्घ ई और दीर्घ ई के मिलने से भी
दीर्घ ई का ही निर्माण होगा। यानी आपको पुनः एक बात बताई गई, क्या बताई गई कि ई और ई के मिलने से दीर्घ ई का निर्माण होता है, चाहे वो ह्रस्व हो चाहे वो दीर्घ ई हो। यानी ह्रस्व ई प्लस ह्रस्व ई बराबर दीर्घ ई, ह्रस्व ई प्लस दीर्घ ई बराबर दीर्घ ई, दीर्घ ई प्लस ह्रस्व ई बराबर दीर्घ ई, और दीर्घ ई प्लस दीर्घ ई बराबर दीर्घ ई। और इसके उदाहरण दिए गए कि गिरिधन इस, यहाँ ह्रस्व ई है और ये दीर्घ ई है, बना यहाँ दीर्घ ई गिरीश। और यहाँ पर महेंद्र में दीर्घ ई और इंद्र में ह्रस्व ई महेंद्र, रजनी में दीर्घ ई और यहाँ पर दीर्घ ई रजनीश, और यहाँ पर दीर्घ ई का निर्माण हुआ। यानी अब तक आपने दीर्घ संधि के अंदर अ और अ के मिलने से, यानी कंठ ध्वनियों के मिलने से स्वर में क्या विकार पैदा होता है, तालव्य ध्वनि ई और ई के मिलने से विकार दीर्घ ई का होता है, और आगे उ और उ के मिलने से दीर्घ उ का निर्माण होता है, चाहे वो ह्रस्व उ प्लस ह्रस्व उ हो या ह्रस्व उ प्लस दीर्घ उ हो, दीर्घ उ प्लस ह्रस्व उ हो या दीर्घ उ प्लस दीर्घ उ हो, निर्माण तो दीर्घ उ का ही होगा। और ये मैं बात बार बार बोल रहा हूं, इसकी जरूरत वर्तनी में बहुत पड़ती है, और जो बच्चा इस संधि के नियम को समझ जाता है उसकी वर्तनी भी बहुत सही हो जाती है। जैसे आप देखो भानुदय, ह्रस्व और ह्रस्व के मिलने से दीर्घ उ का निर्माण होना, भानु में ह्रस्व की मात्रा, उदय में ह्रस्व की मात्रा, और जो विकार पैदा हुआ उसमें दीर्घ उ की मात्रा। यानी भानुदय की संधि भानुधन उदय होगी, यहाँ पर ह्रस्व और दीर्घ उ के मिलने से भी दीर्घ उ का निर्माण होगा, जैसे लघु धन उर्मी और दीर्घ उ बन लघुर्मी बना। ठीक है जी। ऐसे ही दीर्घ उ प्लस ह्रस्व के मिलने से दीर्घ उ का निर्माण होता है। यह उदाहरण वधुधन उत्सव, यहाँ दीर्घ उ वधुत्सव बना, और वधु में दीर्घ उ और उत्सव में ह्रस्व उ, ये फार्मूले पे चल रहा है, वधुत्सव बना। वैसे ही दीर्घ उ और दीर्घ उ के मिलने से दीर्घ उ का निर्माण होना, जैसे सरयू धन उर्मी, ये सरयुर्मी, ये बना दीर्घ संधि के। ये सभी के सभी उदाहरण थे जहां पर आपने दो समान स्वरों को आपस में मिलते हुए देखा, जिनसे एक दीर्घ वर्ण का क्या हुआ, निर्माण हुआ। ये स्वर संधि का पहला स्वरूप दीर्घ संधि था, जिसको आपने बेहतर ढंग से समझा। और अब हम गुण संधि की बात करते हैं कि गुण संधि के नियम कैसे चलते हैं, गुण संधि की बातें कैसे होती हैं। और गुण संधि जिसके विषय में आपने देखा कि गुण संधि में क्या है, यदि और आ के बाद ई या उ मिले तो या री मिले, तो दोनों के मिलने से क्रमशः ए ओ और अर का निर्माण हो जाना, ए ओ और अर का निर्माण हो जाना, यह गुण संधि कहलाता है। और स्वर संधि के अंदर सभी स्वर एक दूसरे में आपस में मिलते हैं। अभी तक आपने देखा, क्या देखा कि अ आ ई उ आपस में मिले और ये मिलकर के आपस में दीर्घ संधि का निर्माण किए। इन लोगों ने निर्माण किसका किया, दीर्घ संधि का। अब बात आई इसके बाद जो अगला वर्ण है री, और इसके बाद हमारा जो री है, देखोगे और ओके, ये दीर्घ वर्ण बना, ये दीर्घ बना, ये दीर्घ बना दीर्घ संधि में। और री के बाद जो अगला वर्ण आएगा ए, और उसके बाद क्रमशः ओ आता है, ये गुण संधि में बनता है, ये गुण संधि की में बनता है। और इसके बाद ए और औ ये बन जाते हैं हमारे किस संधि में, वृद्ध संधि में बनते हैं, ये वृद्ध संधि में बनते हैं जी। तो क्रमशः वो जो वर्णों का क्रम लिखा गया 11 स्वरों का, मूलतः 11 स्वरों का, संख्या तो 13 तक है मगर वो संख्या 11 मानी गई है, अंग और अयोग वाह माने गए हैं। उनका क्रम जो इसी आधार पर बना है, संधि के आधार पर उनका निर्माण हुआ है, या मैं कह लूं उन वर्णों के आधार पर संधि का निर्माण हुआ। ये दोनों बातें एक ही जगह आके रुक जाती हैं। वर्णों से संधि का निर्माण होना और संधि से वर्णों का विच्छेद समझना, दोनों एक ही बातें हैं। अब कहा क्या कि गुण संधि में अ और ई के मिलने से ए बनता है, जिसका आप लोग उदाहरण देख सकते हो कि नर धन इंद्र बराबर नरेंद्र, यहाँ नरेंद्र एक झंडी बना, सूर्य धन इंद्र सुरेंद्र, पुष्प धन इंद्र
पुष्पेंद्र और सत्यधन इंद्र सतेंद्र बना। ऐसे ही सूर्यधन इस सुरेश बनेगा। यदि हम और ई में और ई को मिलाएंगे तो ए का विकार पैदा होगा। वैसे ही और दीर्घ ई से भी ए का निर्माण बनता है। जैसे नरधन इस बराबर नरेश बना, परम धन ईश्वर परमेश्वर बना, सोमधन इस सोमेश बना और कमल धन इस कमलेश बना। ये अ और ई चाहे वो ह्रस्व हो या दीर्घई हो, इन दोनों के मिलने से जो निर्माण होगा वो ए का निर्माण होगा। ये आप याद रखेंगे, दिमाग में सेटिंग बना के रखेंगे। और सेटिंग क्या बनाना, यदि आप स्वरों को सही ढंग से क्रमबद्ध तरीके से लिखना जानते हैं तो आप निश्चित रूप से संधि क्या आपसे कहती है और क्या कहलवाना चाहती है आप स्वर संधि में पढ़ लोगे और आप समझ लोगे। चलो हम आगे बढ़ते हैं और अगले फार्मूले की तरफ ध्यान देते हैं। और अगला फार्मूला हमारा उदाहरण सहित आपके सामने है कि आ और ई के जोड़ने से भी ए ही बनता है। आ और ई चाहे वो ह्रस्वी हो और चाहे वो दीर्घई हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे महाधन इस महेश बना, उमाधन इस उमेश बना और राकाधन इस राकेश बना। यानी आ और ई के जोड़ने से ए का निर्माण होना गुण संधि की निशानी है। आगे बढ़ते हैं कि और ऊ के जोड़ने से ओ का निर्माण होना। जैसे आप देखो ध्यान से, वीर धन उचित वीरोचित, मानव धन उचित मानवोचित और पर धन उपकार परोपकार। यहाँ अ और ऊ के मिलने से ओ का निर्माण होना भी गुण संधि की निशानी है। क्लियर कट। तो ये हमारी गुण संधि थी और यहाँ पर एक शॉर्ट फॉर्म दिया गया। और शॉर्ट फॉर्म क्या दिया गया कि और ऊ के मिलने से ओ, आ और ऊ के मिलने से आ और ऊ के मिलने से ओ, आ और दीर्घ ऊ के मिलने से ओ, और अ धन री के मिलने से अर, और आ धन री के मिलने से भी अर बनेगा। इसके कुछ उदाहरण है। एक जगह ये समराइज कर दिया गया है, ये सूत्र समराइज गुण का कर दिया गया। सूर्य धन ऊर्जा सूर्य ऊर्जा, महाधन उदय महोदय, महाधन उदय में आ और ऊ आपस में मिले, सूर्य धन ऊर्जा में अ और ऊ मिला सूर्योर्जा बना, और दयाधन उर्मी दयोर्मी आ और ऊ मिला, और देवर्षि में अ और री मिलने से अर का निर्माण होना देवर देवर्षि, तो अर का निर्माण होना। और महर्षि में आ और री के मिलने से भी अर का निर्माण होना महर्षि का निर्माण करता है। और ये पूरी कहानी किसकी थी? गुण संधि की थी। अभी तक हम लोगों ने स्वर संधि के अंदर दीर्घ संधि और गुण संधि की एक दूसरे के साथ डिटेलिंग की, एक दूसरे को समझा, और जहां भी डाउट हो आप क्वेश्चन पुट कर सकते हो। चलो अब हम वृद्ध संधि की तरफ बढ़ते हैं। और वृद्ध संधि क्या कहता है? वृद्ध संधि कि यदि आ के बाद, देखो क्रम से चल रहा है, अभी तक आ के बाद आ आया, ई आया, ऊ आया, री आया, अब आ के बाद ए और ऐ जो अगला क्रम है आए तो दोनों के मेल से ऐ हो जाता है, ऐ हो जाता है, तथा अ और आ के पश्चात ओ या अ आए तो दोनों के मेल से अ हो जाता है, और यह वृद्ध संधि कहलाती है। यानी अ या आ से ये या ऐ मिले तो ऐ का निर्माण होता है, और यदि अ या आ से ओ या औ मिले तो औ का निर्माण होता है, और ये संधि क्या कहलाती है? वृद्ध संधि कहलाती है। जैसे आप देखो क्या कहा, अधन ए बराबर ऐ, आपको यहाँ पर फार्मूला लिख दिया गया, पूरा फार्मूला लिख दिया गया। आप चाहो तो आप इसको रटना नहीं, दिमागी रूप से समझना। अ और ए बराबर ऐ, और ऐ बराबर ऐ, आ और ए बराबर ऐ, आ और ऐ बराबर ऐ। ये अ या आ से ए और ऐ के मिलने के बाद ऐ का निर्माण होना था। अब आ से ओ या औ के मिलने से औ का निर्माण होता है, जिसका फार्मूला अधन ओ बराबर औ, अधन औ बराबर औ, आधन ओ बराबर औ, और आधन औ बराबर औ का निर्माण किया जाता है, होता है। अब इसके उदाहरण आपके सामने हैं। एक धन एक, क में आ है जी, क में आ है, अधन ए, अ और ए मिला तो निर्माण ऐ का हो गया, और ये शब्द एकाएक बना। लोक धन ऐसणा, क में आ है और ए मिला,
ऐ बना और शब्द बन गया क पे वर्तनी जो हो गई, मात्रा जो हो गई वो ऐ की हो गई और शब्द लोकैषणा हुआ। मतधन ऐक्य और ऐ मिला, ऐ बन गया सदाधन एव, आ और ए मिला तो ये ऐ बन गया। और महाधन ऐश्वर्य, आ और ऐ मिला तो ये ऐ बन गया। और औषधि ये नहीं जी, यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक है, ये शब्द बन ये इधर है और ये इधर है। पहला शब्द बन है, दूसरा शब्द औषधि है। और वन धन औषधि, पहला बन है, पहला पद बन है, दूसरा औषधि है और शब्द बन औषधि बना। भाई ह्यूमन एरर है, मानव से गलतियां हो सकती हैं। ये औषधि प्लस वन नहीं है बल्कि वन प्लस औषधि है और शब्द बना वनौषधि। परम धन औदार्य, औधन औ बराबर औ बना परमौदार्य। और महाधन ओजस्वी, आ और ओ के मिलने से औ बिना बना महोजस्वी। और औषध धन महाधन औषध, ये भी थोड़ा उल्टा हो गया, महा पहला पद औषध दूसरा पद होगा, महाधन औषध और शब्द बना महौषध। यानी ध्यान रखना कि यदि आ के बाद ए आता है तो ए का बन जाना, और आ के बाद ओ और औ आता है तो औ का बन जाना, यह वृद्ध संधि कहलाती है। और ये वृद्ध संधि के यहाँ बहुत सारे कॉम्पिटिटिव रिलेटेड एग्जाम्पल्स थे जिससे आप पहले से भी रूबरू हो, मगर यहाँ आकर के और आपने चीजों को क्लियर कर लिया। अब आते हैं हम स्वर संधि के चौथे भेद की चर्चा करेंगे और चौथा भेद हमारा यण संधि होगा। यण संधि इसके नाम में ही यह है, यानी इसमें य और व का निर्माण होता है। और रूल का क्या कहा कि यदि ई उ और री के बाद अब उल्टा मिलन होने लगा, सभी स्वर एक दूसरे से मिलने चाहिए, यह भी स्वर संधि का सिद्धांत है। और क्या कहता है कि यदि ई उ और री के बाद भिन्न स्वर आए, यानी समान स्वर ना आए, जब समान स्वर आएगा तो दीर्घ स्वर का निर्माण होगा, दीर्घ संधि का निर्माण होगा। कहता है भिन्न स्वर आए तो ई और ई का य बन जाता है, ई और ई, यानी यहाँ फार्मूला क्या है कि ई ऑब्लिक ई प्लस भिन्न स्वर आया, भिन्न स्वर तो हमारा क्या बन गया, य बन गया। ये यण संधि का फार्मूला है जो लिखा हुआ है। और उ तथा उ के बाद भिन्न स्वर आए तो वह बन जाता है, यानी उ ऑब्लिक उ प्लस हमने लिखा भिन्न स्वर, तो इनके बाद हमारा ये फार्मूला नोट कर लेना अपनी कलम कॉपी से, वह बन जाता है। और कहता है कि यदि री के बाद भिन्न स्वर आए, री के बाद क्या आ जाए भिन्न स्वर, तो वह र बन जाता है। और ये जो है ये फार्मूला किसका है, यण संधि का है। ई के बाद भिन्न स्वर या उ के बाद भिन्न स्वर, री के बाद भिन्न स्वर आए तो वह वो यण संधि कहलाती है। ई के बाद भिन्न स्वर के आने से या का निर्माण होना, उ के बाद भिन्न स्वर के आने से व का निर्माण होना, और री के बाद भिन्न स्वर के आने से र का निर्माण होना, ये निशानी यण संधि की है। अब आइए हम उदाहरणों पे काम करते हैं। और उदाहरण क्या कहता है कि ई और अ आएगा तो य का निर्माण होगा। जैसे अति धन अधिक अत्यधिक बना, क्या हुआ, अति में ई आया और यहाँ पर अ आया तो यहाँ पर य बना हुआ है, यहाँ य का निर्माण होना, यहाँ त अर्ध हो गया, त संयुक्त हो गया। एक ट्रिक इसके अतिरिक्त मैं आपको यस के सिंह का मसाला दूंगा और आप आराम से इजीली किसी भी शब्द को तोड़ सकते हो यण में, वो फार्मूला मैं लास्ट में बताऊंगा। यहाँ पहले नियमों की बात करते हैं कि ई और अ के मिलने से य का बन जाना अतिधन अधिक है। ई के बाद आ आएगा तो या बनेगा, जैसी मात्रा वैसा बनेगा, तो इति धन आदि इत्यादि, और उ आएगा तो यू बनेगा, तो ये ऊपरी धन उक्त उपरयुक्त, और उ आएगा तो यह जैसा वर्ण आएगा वह य में मात्रा का निर्माण करेगा। यदि य में बड़ाऊ की मात्रा है, बड़ाऊ ए की मात्रा आएगा, ए ई की मात्रा आएगा। ये आप ट्रिक समझ रहे हो ना, कुछ भी नहीं है इसमें। तो ऊपरी धन उक्त उपरयुक्त, निधन उन न्यून, और प्रतिधन एक प्रत्येक, देवी धन आगमन दिव्य आगमन, और सखी धन ऐश्वर्य सखा ऐश्वर्य,
और सुधन अच्छ स्वच्छ और सुधन आगत स्वागत। अब ये सारे उदाहरणों के बाद मैं आपको एक रामबाण ट्रिक देता हूं। ट्रिक क्या देता हूं? यण संधि को यण संधि। आप पकड़ने को तो पकड़ लिए कि यण संधि में क्या बनेगा। यण संधि का यहाँ पकड़ने का तरीका भी मैं बता दे रहा हूं कि उसमें यह वह आएगा मगर वो संयुक्त नहीं होगा। तोड़ने का नियम है, विच्छेद का नियम, विच्छेद का ट्रिक मैं आपको दे रहा हूं। यहां पर ट्रिक क्या है ध्यान से समझ लेना। क्या कि यदि कोई व्यंजन या से संयुक्त हो, या से यहां ऊपर लिखे या से या व से संयुक्त हो, से संयुक्त हो तो अर्ध व्यंजन को, जो आधा वाला व्यंजन है, तो अर्ध व्यंजन को क्या करना, तो अर्ध जो आधा वाला व्यंजन है, अर्ध व्यंजन को पूर्ण में बदलते हुए, पूर्ण लिखते हुए यदि या से जुड़ा हो तो उस पर, इसको कॉपी पे नोट कर लेना, ये रामबाण ट्रिक है। उस पर ई या ई की मात्रा जबकि व से जुड़ा हो, तो उस पर यदि व से जुड़ा हो तो उस पर उ या उ की मात्रा देते हैं, ये ट्रिक लिख लेना भैया। क्या ये ट्रिक है तोड़ने का, यण संधि को तोड़ने का रामबाण ट्रिक है कि यदि कोई व्यंजन जब तक या व से संयुक्त नहीं होगा तब तक वो यण संधि का उदाहरण नहीं होगा, और यदि वो या से जुड़ा है तो उस पर या व से जुड़ा है तो उस समय विच्छेद करते समय आधा वाले को पूरा लिख लेना, और पूरा लिखने के बाद यदि वह या से जुड़ा है तो उस पर ई या ई की मात्रा ठोकना, और यदि वह व से जुड़ा है तो उस पर उ या उ की मात्रा देते हुए जो भी स्वर उसमें बचा है उससे दूसरे पद का निर्माण कर लेना। जैसे यहाँ ट्रिक में आओ, जो मैंने आपको ट्रिक बताया इसका यहाँ पे प्रमाण देता हूं। देखो जो ट्रिक बताया मैं यहां से मिटा दिया और इसका प्रमाण देता हूं बिना किसी सूत्र फार्मूले के याद किए हुए। जैसे शब्द अत्यधिक था, इत्यादि था, हमारे बच्चे ने देखा कि त या संयुक्त, सब में ये संयुक्त है, कोई भी व्यंजन या व से संयुक्त नहीं होगा तो यण नहीं होगा, और यहाँ यण के उदाहरण लिखे गए अतः वो या व से ही संयुक्त होगा। तो आधा वाले को पूरा लिख लेना, और या से जुड़ा हो तो ई ठोक देना। मैंने किया यहाँ किया क्या गया, आधा वाला त है तो पूरा लिख दिया गया, या से जुड़ा है ई लगा दिया गया, और या में अ बचा है, जो या व में मात्रा बची है, जो स्वर बचा है उठा के दूसरे पद का निर्माण करना, और या में अ बचा है तो या में अ अधिक हो जाएगा और संधि हो जाएगी अति धन अधिक। वैसे ही इत्यादि की संधि करे तो आधा वाला त है जो पूरा हो गया, य से जुड़ा है ई ठोक दो, और आ बचा है, इसमें या में आ बचा है दूसरे पद का निर्माण कर दो इत्यादि। वैसे ही यदि द्रव्यागमन में देखोगे तो वह आधा है पूरा कर दिया, य से जुड़ा है अतः ई की मात्रा दे दी, देवी हो गया, और आगमन शब्द बचा है तो देवी धन आगमन इसकी संधि हो गई। सख्य स्वर में आधा ख है पूरा ख लिख दिया, य से जुड़ा ई ठोका, और इसमें ऐश्वर्य बचा हुआ है, ऐश्वर्य छाप दिया दूसरे पद में। वैसे ही स्वच्छ में यहां पर ये आधा है, इसको पूरा लिखा, व से जुड़ा है उ लगा दिया, व से जुड़े तो उ, या से जुड़े तो ई, और जो बचा वह में अ अच्छ बचा है। स्वागत में आधा वाले को पूरा लिखा, व से जुड़ा उ ठोक दिया, बचा आगत, सुधन आगत। ये ट्रिक एकदम रामबाण और सॉलिड ट्रिक है,
न्यून में न आधा है पूरा लिख दिया, य से जुड़ा है ईंट का और य में उन बचा न्यून हो गया। वैसे ही उपर्युक्त, और उपर्युक्त में जब लिखोगे तो उपर्युक्त को ऐसे भी तो लिख सकते हो, क्या, उपर्युक्त। तो यहाँ पर संयुक्त कौन है, र है, तो र को पूरा लिखो और पूरा लिखोगे र हो गया, और यहाँ य से ये जुड़ा है तो ई हो जाएगा ऊपरी, और इसमें बचा क्या, उक्त, तो ऊपरी धन उक्त। इस तरह आपने देखा कि अगर मेरे ट्रिक से चलते हो तो यण को तोड़ना बड़ा ही आसान काम हो जाएगा, बहुत इजी जॉब हो जाएगा। यानी नियमों को भूल जाओ यण संधि में, बस याद रखना कि जब तक कोई व्यंजन य या व से संयुक्त नहीं होगा तब तक वो यण संधि हो ही नहीं सकता। और जब संयुक्त हो जाए तो आधा वाले को पूरा लिखना, यदि य से जुड़ा हो तो उसमें ई या ई की मात्रा लगाना, और व से जुड़ा हो तो उसमें उ या उ की मात्रा देते हुए जो भी स्वर उसमें बचा है उससे द्वितीय पद का प्रारंभ करते हुए सारे वर्णों को जैसे लिखा गया वैसे छाप देना, कभी भी यण संधि आपकी गलत नहीं होगी। ओके, ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी कि मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं। और आगे यहाँ यण संधि के बाद मैं चर्चा करूंगा, अब अयादि संधि आएगी, और अयादि संधि में देखते हैं यण और अयादि। अब यह वही विकार था, वही देखो, और बहुत सारे यण के उदाहरण आगे स्नेहा, अगर देखोगे बेटा कुछ नहीं है, अपना ट्रिक लगाओ कि अन्विति की संधि है, नौ संयुक्त है, आधा वाले को पूरा लिख दो, व से जुड़ा है उ की मात्रा छोड़ दो, अनु, और इसमें व में ई बचा है, अनुधन इति, प्रवेशणा में आधा भ है, पूरा भ लिख दो, व से जुड़ा है तो उसमें उ छोड़ दो, और जो बचा उठा के छाप दो। प्रबुधन ऐसड़ा, गुरुवोदन को ऐसे लिखते हैं, ऐसे यहाँ पर आधा र है अतः यह पूरा र हो जाएगा, और व से जुड़ा है अतः बड़ाऊ की मात्रा हो गई गुरु, और ओदन बचा हुआ है इसलिए गुरुवोदन हुआ। अब यहाँ जो री के बाद भिन्न स्वर आता है और अर बनता है उसके उदाहरण दिए गए। पितृधन अनुमति, ये पित्रानुमति, इसको थोड़ा सा दो चार शब्दों को याद कर लेना, क्लियर हो जाएगा। मातृधन आज्ञा, मात्राज्ञा, और मातृधन इच्छा, मातृच्छा होगी। याद रखना कि यह महर्षि में गुण संधि में अर का निर्माण होता है और यण संधि में किसका निर्माण, र का निर्माण होता है। ये याद रखना, ये यण के कुछ और उदाहरण थे। अब आपके सामने आ चुका है अयादि संधि यानी स्वर संधि का अंतिम स्वरूप आपके स्क्रीन पर आ चुका है। और अयादि संधि आपसे क्या कहती है कि यदि अयादि संधि के विषय में कहा गया, और वो अयादि संधि के विषय में क्या कहा गया कि यदि ए ऐ ओ औ स्वरों का मेल दूसरे स्वरों से हो, सभी स्वरों का आपस में मेल होता है। अभी तक हमने ई उ का भिन्न स्वर से मेल करा है, अब ए ऐ ओ और औ का भिन्न स्वर से मेल कराएंगे तो निर्माण क्या होगा, इसको समझना हो तो ए का ऐ का आय, ओ का औ और औ का आओ बन जाता है। यानी कि अयादि संधि में हर दशा में याद रखना कि य और व का भी निर्माण होगा, य और व का ही निर्माण होगा, लेकिन यण में य या व के साथ कोई व्यंजन संयुक्त होगा बेटा, जबकि अयादि संधि में य या व के साथ कोई व्यंजन संयुक्त नहीं होता। यह दिमाग में सेटिंग बना के रखना। और मैं लास्ट में ट्रिक भी लिखाऊंगा एक अपना। अब इसी का फार्मूला ये दिया है, मैं भी यहाँ फार्मूला लिख दे रहा हूं। अब तुमको याद क्या रखना है कि ए धन अ बराबर अय बनता है, ये याद रखना। अय धन अ बराबर आय बनता है, ओ धन अ बराबर अव बनता है, याद रखना। और अव धन अ बराबर आओ बनता है। इस फार्मूले को लेके चलना और एक ट्रिक रख लेना, यस के सिंह का जिसको लेना उसी को देना, जिससे स्वर तुम उठाओगे उसी से ले लोगे। यदि नयन देखो, नायक देखो, नायिका, पवन, पवित्र, गवीश, गव, पावन, नाविक, भावुक, इसमें कहीं कोई व्यंजन संयुक्त नहीं है। अगर व्यंजन आके या व में संयुक्त हो जाता तो यण की निशानी हो जाती। इस आधार पर जब तुम नयन, ये फार्मूला देख रहे हो, यहाँ आय है
तो नयन को अगर वर्ण विच्छेद करते हो तो ये न धन अधन य बनेगा। तो तुम्हारा सूत्र आय दिखाई दिया, तो न से तुमने अ लिया तब ना आय बना। अब ये स्वर विहीन हो गया, अतः इसमें स्वर तुम लगा दो, और न से अ लिया तो अ बना, तो न को ए दे दो, और ये हो गया ने। और इधर बचा क्या? अन। अब यह के बाद बचा क्या है जी? अन। तो हमारी संधि हो गई ने धन अन। वैसे ही यदि नायक की बात करोगे तो इसका वर्ण विच्छेद करोगे तो न यहां आय बन जाएगा, नाय आय बनेगा। तो न से लिया आ तो न को दे दो ए, जिससे लेना उसी को देना। यहां आय बनाने के लिए न से तुमने आ लिया था, अतः न स्वर विहीन हो गया, तो ए दे दो विच्छेद में, ये हो गया नय और धन अक। वैसे ही नायिका का अगर वर्ण विच्छेद करोगे तो नायिका का वर्ण विच्छेद क्या होगा? यहाँ न धन आ धन य धन ई धन का, है ना। तो यहाँ आय बना कि नहीं बना? तो न से लिया आ तो न को दे दो ए, और ये हो जाएगा नय, और ये शब्द हो जाएगा नय धन इका, नायिका। वैसे ही पवन में करोगे तो यहाँ पवन में अ बन रहा है, प से लिया अ तो अ बना, तो प को दे दो ओ, तो पो धन अन। वैसे ही पवित्र में भी वही बन रहा है, तो प से लिया अ तो प को दे दो ओ, जिससे लेना उसी को देना, पो धन इत्र। गविश में कहा तो ग का अ और वो अ बना, यही फार्मूला लेके आएगा, ग को दिया अ, ग को दे दो गो ओ, गोधन इस हो जाएगा। पावन में यहाँ आओ बना आओ, अतः प से लिया आ तो प को दे दो औ, क्योंकि यहाँ आओ बनाने के लिए औ चाहिए, तो ये पौधन अन हो जाएगा। वैसे ही नाविक में आ बना तो न से लिया आ तो न को दे दिया औ, और ये नौ धन इक हो गया। वैसे ही भावुक में भ से लिया आ और वह आओ बना, तो फिर हम भ से लिए आ तो भ को दे दिए औ, और ये शब्द बन जाएगा भव धन उक, और भावुक संधि हो गई। कितना आसान, कितना सरल, बस सिस्टम को पकड़ के चलो, सफलता तुम्हारे दरवाजे पर खड़ी है। और इस तरह देखो, आज मैंने पूरे स्वर संधि के प्रत्येक उदाहरण की चर्चा की, और यहाँ पर मैं एक आपको अब ट्रिक लिख दे रहा हूं, एक और बाण लिख रहा हूं। क्या बाण लिख रहा हूं? संधि पहचान ट्रिक, संधि पहचान ट्रिक। ये मैं संधि पहचानने का ट्रिक आपको बता दे रहा हूं, और इसको दिमाग में रख लेना। क्या क्या रखना? एक झंडी, एक झंडी गुड़, एक झंडी गुड़, दो झंडी, दो झंडी, दो झंडी वृद्ध। ये वृद्ध संधि का ट्रिक है। या व संयुक्त, या व संयुक्त, या व अगर हमारा संयुक्त हो गया तो वह हमारी हो जाएगी यण संधि, और हमारा य ऑब्लिक व बिना संयुक्त, संयुक्त नहीं होगा तो वो हमारी हो जाएगी अयादि संधि। बिना संयुक्त बेटा नहीं रहेगा, बिना संयुक्त, तो वो हमारी हो जाएगी अयादि संधि, वो अयादि संधि होगी, अयादि संधि। और ध्यान रहे, आ ई या उ की मात्रा ये निशानी दीर्घ की है, ये दीर्घ संधि है। और ध्यान रखना कि यदि हमारे पास, ये यूपी में बोलते हो उड़नवा र, हम जानते हैं जिसको अर कहते हैं, अर, ये अगर रहता है तो वो हमारा है, ये वो हमारा है गुण संधि, उड़नवा र अ गुण संधि। और यदि री रहता है नीचे तो वो है यण संधि। ये पहचानने का, सेकंडों में पहचानने का ट्रिक है। एक झंडी का मतलब एक की मात्रा, दो झंडी की मतलब ए की मात्रा। जैसे महेश में एक झंडी है गुण संधि, और वनौषधि में दो झंडी है वृद्ध संधि। प्रत्येक में तय संयुक्त है यण संधि, नायक में संयुक्त नहीं है अयादि संधि, पवन में संयुक्त नहीं है अयादि संधि, भावुक में संयुक्त नहीं है अयादि संधि, न्यून में संयुक्त है यण संधि, और ऐसे ही महोदय में एक झंडी है गुण संधि। ठीक है, एकाएक में दो झंडी है वृद्ध संधि, और तभी तोड़ोगे। और यदि महालय में आ है दीर्घ संधि, महिष में ई है दीर्घ संधि, बधुत्सव में ऊ है दीर्घ संधि, महर्षि में अर है गुण संधि, पितृच्छा में री है वृद्ध संधि। ये ट्रिक पकड़ के चलोगे
तब आप तोड़ोगे, तब अपना ट्रिक लगाना। और यण को कैसे तोड़ा जाए, अयादि को कैसे तोड़ा जाए, इन सभी ट्रिक्स की बात मैंने आपके साथ की। आज के लिए मैं इस क्लास को यहीं समाप्त करता हूं, क्योंकि मैंने स्वर संधि की पूरी डिटेलिंग आपसे कर दी कि स्वर संधि क्या होती है, जिसमें मैंने कहा कि दो स्वरों के मिलने से, दो या दो से अधिक स्वरों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है वह स्वर संधि है। और संधि दो या दो से वर्णों के मिलने से उत्पन्न विकार है, जिसका शाब्दिक अर्थ मेल होता है। वर्णों के मेल के आधार पर, शब्द की सार्थकता के आधार पर संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि में जो पहला स्वरूप होता है वो दीर्घ का, जिसमें दो समान स्वर आपस में मिलते हैं, जहां अ से आ, ई से ई या ऊ से ऊ के मिलने पर आ दीर्घई और दीर्घ ऊ का निर्माण होना दीर्घ संधि है। जबकि आ से ई या ई और ऊ या ऊ के मिलने से ए और ओ का निर्माण होना गुण संधि, और साथ में ही आ से री के मिलने पर अर का निर्माण होना गुण संधि है। जब आप यदि आप क्या करते हो कि आ से ए या ए या ओ, ए आय के मिलने से ए और ओ के मिलने से औ का निर्माण होना वृद्ध संधि है। जब ई से भिन्न स्वर मिलता है तो यह बनेगा, ऊ से भिन्न स्वर मिलेगा वह बनेगा, और री से भिन्न स्वर मिलेगा र बनेगा। ये यण संधि की निशानी है। ए से अ का मिलना अय बन जाना, आ से ये अय से अ का मिल जाना आय बनना, ओ से अ का मिलना अ बनना, औ से अ का मिलना आ बन जाना, ये अयादि संधि की निशानी है। कुछ मैंने महत्वपूर्ण बिंदु भी बताए कि एक झंडी पहचानने का ट्रिक, गुण संधि, दो झंडी वृद्ध संधि, य व संयुक्त यण बिना य व संयुक्त अयादि, और आ ई ऊ की मात्रा दीर्घ उड़नवा रहे तो गुण संधि मारना, और री रहे तो यण संधि मारना। इन सारी बातों के बावजूद मैंने यण को कैसे तोड़ा जाए और अयादि को कैसे तोड़ा जाए, इन सभी चीजों को ट्रिक्स से आपके साथ डिस्कशन किया।